नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मैं दिनेश सिंह बिष्ट वन यू की टीम से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस लाइव वीडियो में। सभी साथियों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और मैं चाहूँगा कि आज जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी साथियों को देना चाहता हूँ, ये सभी जानकारी आप अन्य लोगों को भी दें। आज का जो लाइव वीडियो है ये स्वरोजगार के ऊपर आधारित है। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है कि किस तरीके से रिसर्च करी जाए, क्या हम जो बिज़नेस करने वाले हैं वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। पहाड़ी जाट, नमस्कार भाई जी, जय उत्तराखंड। तो सभी साथियों को मैं फिर से बोलना चाहूँगा, जय उत्तराखंड सुशील जी, जय उत्तराखंड जितेंद्र जी। प्लीज़ जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी ऐसी जानकारी है जो ज़िंदगी भर काम आने वाली है। पूरे आपका सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका, ये सब बदल जाएगा। जिस तरह से हमारे जो लोग उत्तराखंडी लोग हैं, जो उत्तराखंड पहुँचे हैं और कुछ करना चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचाएँ। आप जिसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिएगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज का वीडियो बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं है, कोई भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी। तो प्लीज़ पॉलिटिक्स से थोड़ा परहेज करें और केवल उत्तराखंड और उत्तराखंडियों को सशक्त कैसे बनाया जाए, इस पर बात होगी। तो साथियों चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ लिस्ट बनाई है अपने प्रोग्राम की, जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमारे हमारे जब भी कोई लाइव शुरू हम करते हैं तो उससे पहले एक एजेंडा तय होता है। तो काफ़ी लंबा एजेंडा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एजेंडा काफ़ी लंबा है। ये इस तरह से एजेंडा बनाया गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो आज आप जानने वाले हैं। बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं उन उत्तराखंडी लोगों के बारे में बात करना चाहूँगा जो साथी कोरोना संकट के कारण अपनी नौकरी छोड़ चुके। उनको किसी न किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई और उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था। आप सोचिए, हमारे लोग अगर इतने भी जागरूक नहीं हैं, क्योंकि मुझे पता है मजबूरी है कि एग्रीमेंट नहीं होता है, आप अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे संकट आया तो किसी ने भी सैलरी देने से मना कर दिया या बहुत कम सैलरी दी गई, कई लोगों को निकाल दिया गया। ये बहुत कॉमन सिचुएशन हुई है, आपको पता है। और उसके बाद हमारे लोगों के पास ना खाने के लिए बचा, ना रहने के लिए कुछ बचा, और हमारी सरकार ने भी हमारा कितना सहयोग दिया वो आपको पता ही है। तो ये जानकारी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पास कम से कम, मेरे पास 150 के आसपास फ़ोन आए कि भाई जी हमें दिक्कत हुई है, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, और जिसकी वजह से हमें नौकरी से निकाला गया कोविड के कारण, और हमें पैसा नहीं दिया गया। आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता होगा कि डेफिनेटली आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग आप जानते होंगे कि जिन्होंने जो नौकरी करते थे, अब उनका कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था, कोई गार्ड की नौकरी करता था, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता था, उनको नौकरी से निकाल दिया गया और उनको पैसे भी नहीं दिए गए। 2 या 3 महीने की सैलरी अटक गई, 1-2-3 महीने की। तो ये सिचुएशन बहुत कॉमन हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्या हम इतने जागरूक नहीं कि हमारे पास एक अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए? हैं, हमारे लोग जागरूक हैं इस मामले में, इतना तो जागरूक हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि वो बेचारे गरीब, उनकी मजबूरी थी नौकरी करना, वो प्रदेश में गए और वहां पर इस अपनी गरीबी के कारण, जो छुपाने के कारण, चाहा कि यार हमारे लोग कम से कम नौकरी करें, पैसा मिले उनको, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तो चलो कर लेते हैं, बीवी बच्चों का ख्याल करना है, गांव का ख्याल करना है। हालांकि अब जो हमारे पास फोन आया उसमें बोला कि भाई हमारे पास कैश नहीं है, हमारे पास सैलरी नहीं दे रहा, आप कुछ करो। तो मैंने कुछ लोगों से बात करी और 2-4 लोग जो हैं वो तैयार हुए। मैंने कहा सर हमारा एनजीओ आप प्लीज़ समझा कीजिए, हम कोई लीगल फाइट में नहीं पड़ना चाहते हैं, बट ये मानवता वाली बात है, आप प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो उन्होंने हेल्प करी। हालांकि 98% केसेस में कोई हेल्प नहीं हो पाई है, जो सच बताऊं। जिनके पास कोई पेपर नहीं थे, जो साबित नहीं कर पाए, क्योंकि उनको सैलरी कैश में मिल रही थी, चेक में नहीं मिल रही थी, वो हम उनकी हेल्प नहीं कर पाए। 2-3 लोगों ने, मैंने बताया कि 2-3 लोग ही, 2-3 लोगों के मालिक ही, जो कुछ होटल के मालिक थे, किसी फैक्ट्री के मालिक थे, उन्होंने हेल्प करी। एक केस बहुत जबरदस्त आया हमारे पास और आप सभी साथियों को सुनना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि ऐसा होता है, और आप भी मानेंगे, आपने भी कई लोगों की हेल्प करी होगी। तो एक व्यक्ति का हमारे पास केस आया था। उन्होंने बोला कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है। तो उनका करीब मेरे ख्याल से करीब 72,000 रुपये फंसा हुआ था। उन्होंने कहा मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, मेरे चेक से सैलरी आती थी, अब मुझे सैलरी देने से मना कर दिया है। तो मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर ऐसी बात है तो हम लीगल टीम को बोलेंगे। और हमारी लीगल टीम, हमारे पास बहुत अच्छी वकीलों की एक टीम है, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं। तो हमने क्या किया, मैंने उनसे नंबर मांगा। अजय बिष्ट जी जो कल लाइव भी आए थे अपने हमारे वन यू के जो ग्रुप का पेज है,
उन्होंने लाइन पर लिया, उनसे बात करी, तो वो किसी रेफरेंस से मेरे पास आए थे। मैंने बोला कि ठीक है, मैं खुद बात करता हूँ। उनको जब लाइन पे लिया गया तो उन्होंने बोला यार हमने तो पैसे देने के लिए मना नहीं किया, लेकिन दिक्कत ऐसी है वैसी है, ये सब वो सब है। तो वो टालम टोली करने लगे। तो हमने समझाया सर देखिए ऐसा है, हमारे पास वैलिड प्रूफ है कि ये आपके यहाँ एम्प्लॉय थे, आपके यहाँ चेकबुक थी, आप चेक से इनको पेमेंट करते थे, इनके बैंक अकाउंट में पैसा जाता था, और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी मई तक खत्म होगा, तो प्लीज इनकी जितनी सैलरी बनती है इनको सैलरी दी जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम मजबूर हैं लीगल एक्शन लेने पे, और हम इसको मीडिया में निकालने पर मजबूर हैं। तो उनको करीब 70% पैसा उनको मिल गया, करीब 50,000 के आसपास उनको पैसा मिल गया। अब आप देखिए हमारे उत्तराखंडी लोग, हमें तो हेल्प करनी है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम है हेल्प करना। एक दिन उनका फोन आया मेरे पास, उन्होंने दारू पी रखी थी कि बिष्ट जी आपने मेरा काम नहीं किया। मैंने कहा सर क्या काम है आपका? तो उन्होंने बोला कि आपने पैसे नहीं दिलवाए। मैंने कहा वो जो 70% था, बाकी उन्होंने बोला था आपके पीएफ के इनकी क्लियरेंस के साथ आपको मिलेगा पैसा। तो कहते ऐसा थोड़ा होता। तो वो फोन पे कुछ गलत गलत बात करने लगे। तो मैंने फिर उनको समझाया, मैंने कहा देखिए आप मुझे दोबारा फोन मत कीजिएगा। तो प्लीज साथियों, अपने जिन भी लोगों से आप मिले उनसे बात करें, उनको ये जरूर समझाएं कि अपने बात में शालीनता, अपने व्यवहार में शालीनता बनाए रखें। किसी के बारे में, किसी संस्था, किसी लोगों के बारे में बुरा बोलने से कोई फायदा नहीं। किसी के सब अपने उत्तराखंडी लोग हैं, इनके बारे में बुरा बोलने से कोई फायदा नहीं। तो उनको प्यार से ही समझाएं। आपको गुस्सा आता होगा पर प्लीज गुस्सा ना करें। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। क्या हमारे उत्तराखंडी लोग 5,000 रुपए की जगह 10,000 या 15,000 या 20,000 या 50,000 रुपए कमा सकते हैं कि नहीं? ये बिल्कुल कमा सकते हैं, सब पॉसिबल है। और मैं एक ऐसी चीज आपको बताने जा रहा हूं जो शायद बहुत ही कम लोग इस चीज पे काम करते होंगे। मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट रह चुका हूं, मैं आईटी कंपनी में हूं अभी आज भी। तो आईटी और मैनेजमेंट ये सारी चीजें हमने देखी है, किस तरह से डेटा एनालिसिस होता है, किस तरह से रिसर्च होती है, ताकि आपका कोई भी कदम रखा गया कदम, हमारे किसी भी उत्तराखंडी का रखा गया कदम फेल ना हो। हम चाहते हैं कि सारे सक्सेसफुल बने। कैसे बन सकते हैं, क्या हो सकता है, वो आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूं। तो मैंने टॉपिक ऐसा लिया है जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने ऐसा टॉपिक लिया है जिसकी मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। तो आप सोचेंगे यार जिसकी जानकारी नहीं फिर कैसे होगा? तो वो रिसर्च कैसे करनी है, वो सारे काम कैसे करने हैं, आज मैं आप सबको बताने वाला हूं। प्लीज ये जानकारी सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मैं एक निवेदन और करूंगा, जितने भी सारे नॉलेजेबल लोग हैं प्लीज अपने वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल के लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये पैसा कैसे कमाना है, ये इतना बड़ा कोई चीज नहीं है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे रिसर्च करेंगे। तो हमारे जो कोरोना का संकट हुआ इस टाइम पर बहुत सारे लोग वापस उत्तराखंड गए। हम कुछ स्वरोजगार करेंगे। अब स्वरोजगार क्या करना था, पहले तो ये समझना है कि स्वरोजगार करने के लिए क्या हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, रिसर्च करने के लिए कुछ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरकार को कितना फंड मिला और सरकार ने हमें क्या दिया। मैं आपको ये दिखाता हूं, आप प्लीज मेरे लैपटॉप को देखिएगा। तो इससे पहले आपको मैं अपना व्हाट्सएप दिखाता हूं, आपको दिख रहा होगा। ये सुशील बर्थवाल जी हैं, पौड़ी से हैं, और इन्होंने मुझे मसाले भेजे हैं। आप देखिए मसाले भेजे हैं इन्होंने मुझे, और इन्होंने ये मुझे नंबर दिया है। ये दिखाना बहुत जरूरी है। सुशील बर्थवाल जी पौड़ी से बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं। तो मुझे मसाले भेजे, उनकी फोटो भेजी, उन्होंने कहा यार इनको बेचना है। आप समझ रहे हैं, इस पॉइंट को दिमाग में रखना कि इसको बेचना है ना। एक बंदे ने उत्तराखंड के अंदर ऑर्गेनिक तरीके से मसाले बनाए हैं, उसको बेचना है। मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है मसालों के अंदर, लेकिन क्या ये मसाले वाला काम हो सकता है, और हो सकता है तो कौन सा मसाला होना चाहिए, आज मैं इस पे बात कर रहा हूं, आज आपको दिखाना चाहता हूं। तो देखिए एनडीएमए का जो था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन्होंने ये सारा काम हमारे उत्तराखंडी लोग थे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और ये जो डेट है अगर आप देखें यहाँ पर डेट डाली हुई है 26 मार्च 2020। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। अगर वो जानकारी आपके पास नहीं है तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यहां पर देखेंगे 1,70,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज दिया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए, जिसके अंदर इंश्योरेंस कवर था 50 लाख रुपए का। क्या आप लोगों को दिया उत्तराखंड सरकार ने? 80 करोड़ का 80 करोड़ जो गरीब जनता है उनके लिए 5 किलो चावल था या राइस था, और वीट था, 1 किलोग्राम दाल थी, और ये एवरी मंथ मिलना था, अप्रैल मई जून 3 महीने तक, मार्च। और इसके अलावा इंक्रीज आपको जो 182 की जगह 202 रुपये मनरेगा वाला था। जनधन योजना के अकॉर्डिंग आपको 500 रुपये पर मंथ अगले 3 महीने तक मिलने थे। 1,000 रुपये मिलने थे 3 करोड़ लोगों को।
तो ये सारी जानकारी आपको मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्या आपको इतने पैसे मिले? फार्मर को मिलना था 2,000 रुपये अप्रैल मई और जून, 2,000 रुपये। क्या आप लोगों को मिला? ये सारी चीजें नहीं मिली। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। आपको ये नहीं मिला, हम किससे पूछें? आप ये देखिए, ये एनडीएमए की वेबसाइट है, ये सरकारी डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूं। तो हमें सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, हमें मिला कि नहीं मिला। तो साथियों, ये खुद को जागरूक करना बहुत जरूरी है। पहले तो खुद को हम जागरूक करें, क्या ये चीज आपको मिली? मैं ये सारी चीज आपस में इंटरलिंक्ड है, कैसे कनेक्ट होके आ रहा है। तो मैंने आपको पहली चीज दिखाई। दूसरी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसके अंदर एक हमारे पास एमएसएमई का बजट आया था। एमएसएमई क्या होता है? मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए होता है। माइक्रो, मीडियम और मैक्रो, ये तीन तरह की इंडस्ट्रीज हैं। इसके लिए 3 लाख करोड़ का सरकार ने बजट दिया था। आप देखिए, उत्तराखंडियों के हाथ में कुछ नहीं आया है। तो हमें क्या करना है, हमें किस लेवल की मेहनत करनी है? आप देखिए, ये सरकार की गाइडलाइंस थी एनडीएमए के लिए। ये मैं सारी चीज आपको दिखाता हूं। आप देखिए ये चीज, ये रिसर्च आपको करनी बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को ये इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं लगेगा, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं लगने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत दिमाग लगता है, रिसर्च लगती है। तो प्लीज आप सब लोग कुछ भी काम करने से पहले, आप बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज थोड़ा सा कीजिए, रिसर्च करके काम कीजिए। आप ये देखेंगे कि एमएसएमई के लिए इन्होंने पैसा देने की बात करी थी सरकार ने, कि हम इनको पैसा देंगे, ठीक है, 3 लाख करोड़ रुपए। अगर आप देखेंगे 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन का, तो 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री होता है। कोलेटरल फ्री का मतलब होता है जहां पर आपको कोई चीज गिरवी नहीं रखनी है, अपने जमीन के पेपर या एफडी, इस तरह से कोलेटरल फ्री है, उसको कोलेटरल फ्री बोला जाता है। और 1 साल तक आपको उसको चुकाना भी नहीं है। कर्ज की सीमा 4 साल होगी। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए अगर हमें कुछ अच्छा करने का सोचा है तो। हालांकि अब इसमें दिक्कत ये आई है कि ये जो पैसे की बात की गई है, लोगों को, हमारे लोग कहीं दूर, हमारे उत्तराखंडी लोग इस एमएसएमई स्कीम में दूर दूर तक क्वालिफाई नहीं करते हैं। ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन आपको बताएगा कौन? ये आपको देखने वाली बात है। तो ये बताने की जिम्मेदारी हमने उठा रखी है, जानकारी देने की जिम्मेदारी। तो साथियों, उत्तराखंड सरकार के पास भी एमएसएमई योजनाओं के लिए था, लेकिन उसमें बोला कि उन्होंने मिनिमम जो 10 लाख से आपका प्रोजेक्ट मिलेगा। स्वरोजगार के अंदर भी इन्होंने बोला कि हम इस तरह से आपको प्रोजेक्ट, आपको कॉस्ट देंगे, आपको अपना प्रोजेक्ट लेके ये डीपीआर बनाइए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। और एमएसएमई के अंदर इन्होंने जो क्राइटेरिया डाला, उसमें अधिकतर उत्तराखंडी आते ही नहीं है। अधिकतर उत्तराखंडी उस एमएसएमई के क्राइटेरिया में आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि यार 25 लाख रुपए तो मिनिमम आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी आउटस्टैंडिंग है 25 करोड़ रुपए की, तो आपको 100 क्या, किस तरह की बातें कर रहा है, क्या चीज है। तो कहने का मतलब यह है, अगर आप उत्तराखंड के अंदर एक इंडस्ट्री लगाने जाते हैं, तो आपका एक स्लैब बनता है कि कम से कम आपके पास जैसे 25 लाख रुपए होने चाहिए। आपके पास पैसा ही नहीं है, कैसे करेंगे यार काम? तो एमएसएमई वाला अधिकतर हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे उत्तराखंड के पहाड़ के लोग हैं। अब आता है कि हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है। मैंने बताया, मैंने मसाले पे रिसर्च करी। तो रिसर्च कैसे थी मैं आपको बताता हूँ। है कि सुशील बर्तवाल जी ने मैसेज भेजा है कि उनको मसाले बेचने। तो ये रिसर्च कैसे आपको दिखाता हूं। मैंने एक गूगल पे एक बहुत सिंपल सी चीज डालो। अच्छा, पहले मैं दिखाता हूं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं। मैं चुपचाप बैठा था, मैंने सोचा यार सबसे महंगा क्या बिकता है मार्केट में, ऐसा सोचा बस, जो थोड़ा सा क्वांटिटी में हो, सबसे महंगा क्या बिकता है। तो देखा कि यार ड्राई फ्रूट्स बिकते हैं महंगे, फिर और क्या बिकता है, और मसाले बिकते हैं, और क्या बिकता है, और एरोमेटिक प्लांट बिकते हैं, ये जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ जिनसे बनती हैं। तो मैंने सोचा यार चलो मसाले पे रिसर्च करी जाए। तो मसाले पे आप गूगल पे डालिए मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर सबसे महंगे मसाले कौन से हैं, आप ऐसा डालिएगा। कोई भी कभी भी रिसर्च करें, ये मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से होनी चाहिए। मुझे पता है मैं मसाले का जब ये बिजनेस करूंगा तो मैं 100% सक्सेसफुल होऊंगा। तो मुझे जहां पे सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा मैं वही काम करने वाला हूं। मेरे पास कितना टाइम है, मैं एक दिन में 10 घंटा देता हूं अपने काम को, मान लीजिए, और मैं महीने में 5,000 रुपए कमा रहा हूं। और वही एक दिन के अंदर मैं 10 घंटा देकर महीने में 50,000 रुपए कमा रहा हूं। फर्क है। क्यों? क्योंकि मैं जिस चीज पे काम करूं, जिस चीज पे मैंने हाथ रखा है काम करने के लिए, मुझे पता है कि यहां से मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा,
तो मैं आपके सामने डाल रहा हूं मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। ये आपको दिखा देता हूं, मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। आप ऐसे डालेंगे मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस तो आपको पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी। ये रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। अब इसमें दिखा रहा है कि दुनिया के 13 सबसे महंगे मसाले। आपको मेहनत तो उतनी करनी है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे से ज़्यादा मेहनत कर नहीं पाएंगे। अब आप देखिए मसाले कितने कितने महंगे हैं। इसमें बोला सबसे महंगी है सेफ्रॉन। सेफ्रॉन आपको पता ही होगा, सेफ्रॉन क्या होता है? केसर। केसर सबसे महंगी है, सेफ्रॉन। इंडिया में क्या केसर की खेती होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले, ऐसा नहीं, मैं आपको खाली दिखा रहा हूं कि सबसे महंगा कितने, 5,500 से लेके $5,000 तक, मतलब पर पाउंड, एक पाउंड में 400 ग्राम। आप सोचिए। इसके बाद वनीला इंडिया में होता ही नहीं है, आपको जो बताते हैं वो केवल फ्लेवर दिया जाता है। महलाब, ये इंडिया में होती ही नहीं है। लॉन्ग पेपर, इसको बोलते हैं पीपली। ये सब रिसर्च है, इसी तरह से आपको करनी है फ्यूचर में अगर पैसा कमाना है तो। अच्छा, कनेक्शन का मैं क्षमा चाहूंगा साथियों, कुछ नेटवर्क का इशू है। इसके बाद पीपली लॉन्ग पेपर जिसको बोलते हैं, ये है 45 पर पाउंड। पाउंड मतलब 400 ग्राम, और 1 किलो ये कितना हो गया? 90। ये हजारों रुपए किलो में जा रही है। रिसर्च है ब्लैक कमिन सीड। इसके बाद मैं आपको इन सबके हिंदी में नाम बताऊंगा। ड्राइड काफिर लाइम लीव्स। इसके बाद ग्रेन ऑफ पैराडाइज, इंडिया में होता ही नहीं है। कैर्डमम, छोटी इलायची, ये इंडिया में होती है। मैं ये बता रहा हूं कि रिसर्च कैसे करनी है। उसके बाद पसीले दे ओकासा, पता नहीं क्या नाम है, ये चिली होती है, ये नहीं होती। क्लोव, ये इंडिया में होती है। क्लोव का मतलब लौंग। सिनेमन, दालचीनी के भी 2 टाइप हैं। ब्लैक पेपर 3 पर पाउंड। तो ये इस तरह से पूरी रिसर्च करके मैंने आपके सामने एक डेटा निकाल के रखा है। आपको ऐसा ही करना है मेहनत। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, शायद आपको दिखेगा नहीं। किसी को ये फाइल चाहिए होगी, मैं उनको फाइल भेज दूंगा, जिस भी साथी को चाहिए होगी। आप देखेंगे सिनेमन, जिसको दालचीनी बोलते हैं, ये केवल इंडिया में, मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वो केरला में होती है, जिसकी मार्केट वैल्यू आज के टाइम पे $6। $6 का मतलब 742 420 रुपए के किलो के आसपास। एक होता है सिनेमन कासिया, दालचीनी होती है जिसको कैसिया बोला जाता है। ये सस्ते वाली होती है दालचीनी। ये जो असली दालचीनी के नाम पर आपको बेची जा रही है, ये सारे पूरे हिली एरिया के अंदर होती है। ये $3 में होती है। तो ये इसी तरीके से आप देखेंगे, ये सारी रिसर्च करी हुई है कि क्लोव यानी लौंग, उसका रेट कितना है, 25 से लेकर $30 तक है। ये कहाँ पर होती है? हिली ट्रैक्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इंडिया में होती है। उत्तराखंड में कहीं भी नहीं दिख रही अभी। कैर्डमम, छोटी इलायची कहाँ होती है? तंजानिया, श्रीलंका, एल सल्वाडोर, वियतनाम, ऐसे कर इंडिया में, साउथ इंडिया में होती है। 25 से $30 पर केजी की इसकी वैल्यू है। लार्ज कैर्डम, काली इलायची, यानी जिसको बड़ी इलायची भी बोलते हैं, ये ग्वाटेमाला और श्रीलंका में होती है। इंडिया में सिक्किम और दार्जिलिंग में होती है। और इंडिया में इसकी जो वैल्यू है 10 से $15 है। और ये के अंदर भी उत्तराखंड गवर्नमेंट की, मैं इस पर फिर से आऊंगा। इसी तरीके से वेनिला इंडिया में होता ही नहीं है। केसर है, इंडिया में केवल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होती है। काली मिर्च है, ये साउथ वेस्ट में होती है। हालांकि हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे लोगों ने उगाई हुई है। टर्मरिक है, हल्दी होती है। ये दिखा रखा है $3 के आसपास इसकी कीमत है। लॉन्ग पेपर, पिपली, अब पिपली देखेंगे, दिखा रहा है टू आसाम। ये दोनों मैंने बोल्ड कर रखे हैं, सिक्किम दार्जिलिंग वाला और ये सेंट्रल हिमालय वाला, ये दोनों को बोल्ड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया में हो सकती है, हमारे उत्तराखंड में हो सकती है। और लास्ट में है ब्लैक कमिन सीड, जिसको काली जीरी बोलते हैं, गुजरात और राजस्थान में होता है। साथियों, ये इस तरह की ये बहुत टाइम लगा है। मैं 2 हफ्ते बाद लाइव आया हूं अपने इस पेज से, कुछ जानकारी जुटाने के लिए आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आप लोगों को दी जा रही है। जानकारी जुटाई गई, रिसर्च की गई है। अब मुझे इस रिसर्च से ये पता चला कि इंडिया के अंदर, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूं, तो उत्तराखंड के अंदर मसालों में अगर मैं काम करना चाहता हूं तो आज के टाइम पर जो सबसे महंगा मसाला है जो हमारे उत्तराखंड में हो सकता है आराम से, वो है काली इलायची। जबकि पिपली का भी नाम दिया गया है। लेकिन फिर इसके बाद मैंने बात किससे करी, आप ये देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके बाद बात किससे हुई है। यहां पर रुकना नहीं है, ये तो पता चल गया ये होता है, लेकिन करना कैसे है, क्या है। खेती बाड़ी, मुझसे बहुत सारे लोग हैं जो स्वरोजगार कर रहे हैं। मुझे खेती बाड़ी बिल्कुल नहीं आती है सर, मैं सच बताऊं, और मुझे उसकी 0 नॉलेज है। लेकिन मुझे ये पता है कि किस चीज की खेती बाड़ी करने से हमें बहुत पैसा मिलेगा।
ये मुझे ज़रूर पता है, वही रिसर्च मैं दिखा रहा हूँ। और मुझे ज़रूरत पड़ेगी कल को मसाले का काम करना तो मैं काली काली इलायची जो बोलते हैं, बड़ी इलायची, उसकी खेती जरूर करना चाहूँगा। तो मुझे खेती की कोई नॉलेज नहीं है, मुझे ये नॉलेज है और मैं ये सभी लोगों को बता रहा हूँ, भाई जी आप कुछ भी काम कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, रिसर्च जरूर करिए। मार्केट रिसर्च में आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती हैं केवल इसलिए कि उनको पता चले कि मैगी ने केवल टेस्ट के लिए करोड़ों रुपए, मैगी ने कि उसके मसाले का टेस्ट कैसा हो, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। तो प्लीज आप समझिए इस चीज को कि हमें रिसर्च बहुत जरूरी करनी है। तो मैं अपनी रिसर्च से निष्कर्ष पे निकला, मुझे दो चीजें लगी जो उत्तराखंड में हो सकती हैं। एक हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी रिसर्च के हिसाब से ही चलना, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो मैंने रिसर्च करी इसके बाद मेरी बात किससे हुई आगे बताता हूँ। तो दो चीज मेरे पूरे दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से दो मसाले निकल के आए। एक ने आई बड़ी इलायची और दूसरी आई पिपली। पिपली जो है बड़ी इलायची से लगभग 3 गुना महंगी है। लेकिन अब मेरी बात किससे हुई मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये भी देखिए, आपको बहुत लोगों से बात करनी पड़ेगी, नॉलेजेबल लोगों से। तो उसके बाद मैंने बात करी हमारे एक वीरचंद गढ़वाली उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए, भरसार में है, पौड़ी के अंदर है। यहाँ पर मेरी बात हुई है और ये यूनिवर्सिटी का मैं आपको पेज खोल के दिखा रहा हूँ। आप भी प्लीज़ ऐसे सर्च कीजिएगा कौन लोग हैं जो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। तो ये इस यूनिवर्सिटी के मेरे डीन से बात हुई। आप सोचिए, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आप सभी साथियों को विश्वास दिलाता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप प्लीज़ देखिए मेरी बात किन से हुई है। ये हमारे एक विश्वविद्यालय है वीरचंद गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट के लिए। मैंने कांटेक्ट किया, कांटेक्ट एस पे गया, क्योंकि ये मसाला जो है हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। तो मैंने यहाँ पर बात करने की कोशिश करी श्री BP नौटियाल जी से। ये इनका नंबर भी है, इस वेबसाइट पे आप देखेंगे BP नौटियाल जी, ये इनका नंबर है। पहले मैंने लैंडलाइन पे मिलाया, उन्होंने उठाया नहीं, फिर मैंने उनको फ़ोन किया उनके मोबाइल पे। ये आप देखेंगे डीन है। आप सोचेंगे डीन तो बहुत बड़ा व्यक्ति होता है यार, बात करेगा नहीं करेगा। प्लीज़ कभी ना घबराएं, हमेशा बात करने के लिए तैयार रहें, किसी से भी ना घबराएं। डीन जी से मेरी बात नौटियाल से, बहुत अच्छे व्यक्ति। इन्होंने बोला कि जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तुम बताओ। मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैंने एक रिसर्च करी है, उस रिसर्च के अंदर 2 मसाले मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, एक पिपली और दूसरा बड़ी इलायची। आप प्लीज़ मुझे बताइए इसके बारे में, क्योंकि आप हॉर्टिकल्चर के जो प्रोफेसर हैं, आपको जानकारी होगी। तो उन्होंने बोला कि देखिए बिष्ट जी, आप एक काम कीजिए। उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप मुझे ये बताइए कि आपको किसने बताया कि ये पिपली जो है उत्तराखंड में हो जाएगी। तो मैंने बताया सर मैंने ऑनलाइन रिसर्च करी, तो उसका मुझे डेटा मिला है। उस डेटा के अंदर मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो सेंट्रल हिमालय टू असम है, लोअर हिल्स ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर ये होती है, जो सेंट्रल हिमालय टू असम पूरा का पूरा उत्तराखंड और हिमाचल कवर होता है, उत्तराखंड और हिमाचल पूरा कवर होता है। तो उन्होंने बोला नहीं, शायद किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन शायद आपको सही नहीं मिली है, हमारे यहाँ पर पिपली नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए जो मौसम चाहिए था, एनवायरनमेंट चाहिए था, वो वहाँ पर नहीं है। वो बेसिकली होती है ऐसी एरिया पे जहाँ पर कोस्टल एरिया है, सी है, या बारिश बहुत ज़्यादा होती है, उसके पास घुमस होती है, वहाँ पर वो चीज़ होती है। तो अब मैं उनके अगेंस्ट जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं ना, क्योंकि इतने बड़े प्रोफेसर है, इतनी सारी चीज़ों पे वो ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने बताया कि वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रह के रिसर्च करके आए हैं। तो उनके आगे हमें जाने की सवाल नहीं पैदा होता। तो अब मेरे पास केवल एक चीज़ बच गई, मुझे पता है कि मेरे पास बचा केवल काली इलायची। काली इलायची ऐसी है जिसके लिए 100% हमारी उत्तराखंड का जो जलवायु है, मिट्टी है, ये उन्होंने बोला कि वो हो सकती है और कर भी रहे हैं। तो मैंने कहा सर किससे कॉन्टेक्ट करूं, हमें कैसे पता चलेगा कोई फंडिंग मिलेगी कि सरकार से, होगा कि नहीं होगा। अभी आपको पता है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आई है। तो साथियों फिर मैंने क्या किया, इसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे हिसाब से ही चलिए, बट आप मुझसे भी अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन ये अपना डेटा निकाल के, उनको भी लगना चाहिए आपको नॉलेज है। फिर उसके बाद मैंने इनके कहने पर ही, नौटियाल जी के कहने पर ही मैंने एक वेबसाइट खोली, और उत्तराखंड सरकार की इतनी अच्छी वेबसाइट है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये तभी पता चलता है जब सारी चीज़ हम देखते हैं। तो इस वेबसाइट को मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर जानकारी मिलेगी जो उत्तराखंड सरकार की है। आप देखिए क्या क्या जानकारी है। ये वेबसाइट है shm.uk.gov.in। इसमें लिखा है स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन। ये ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, ये इसकी वेबसाइट है।
अब इस वेबसाइट के अंदर मैंने देखा कि क्या हमारे पास जानकारी जो हमें चाहिए वो है। इसके अंदर उन्होंने पूरा बताया, एक एक जानकारी दी है। मैं काम की चीज़ पे आता हूँ। इसमें जो सबसे काम की चीज़ है, ये सॉइल की बात करते हैं, किस एरिया के अंदर कैसे सॉइल है। जोन मैंने बताया मैं कृषि से बिल्कुल रिलेटेड नहीं हूँ, मुझे कोई कृषि विषय नहीं नॉलेज है, लेकिन मेरे को रिसर्च की नॉलेज है। और जो कृषि वाले लोग हैं वो देख ही, जो साथी जुड़े हैं वो भी देख रहे होंगे। उधम सिंह नगर के अंदर ये इस तरह से है। उसका एल्टीट्यूड जो है वो दे रखा है 1000 मीटर वाले तक है, और 1400 mm जो है यहाँ पर बारिश होती है। इसी तरीके से इन्होंने ये सारी रिसर्च आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या बोला भाई 1500 मीटर से 2400 मीटर के एल्टीट्यूड तक जोन सी आता है, जिसके अंदर पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली और बागेश्वर आता है। ये देखिए, ये सारी चीज उन्होंने बता रखी है कि ये चीज यहाँ पर आती है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर। जोन डी के अंदर जो है वेरी हाई हिल्स है, 2400 मीटर या उससे ऊपर है, तो वो है पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। 3 ही आते हैं, इसमें अल्मोड़ा भी नहीं आता है। और इसी के साथ साथ जो जहाँ पर हमने बात करी है एल्टीट्यूड जो 1000 मीटर है या उससे अबव है, तो उसके अंदर नैनीताल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास दे रखी है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर चावल होता है, वीट होता है, आटा होता है, ऑनियन होता है, चिली होती है, पीस मतलब ये पोटैटो होता है, मटर होता है, मूली होती है, गोभी होती है, दालें होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, आम होता है। लेकिन जो मुझे चीज़ चाहिए थी वो मुझे मिली नहीं। मुझे चाहिए था इसके अंदर कि भाई काली जो इलायची है, जिसको बड़ी इलायची बोलते हैं, वो है कि नहीं। तो वो मैं थोड़ा सा मैंने सोचा कि पता नहीं क्या डिमोटिवेट सा हुआ। फिर मैंने देखा ये हॉर्टिकल्चर का इन्होंने अलग से सेक्शन दिया, हॉर्टिकल्चर का। ये गवर्नमेंट वेबसाइट की बात बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई डेटा नहीं है। हॉर्टिकल्चर का इन्होंने डेटा दिया, मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैंने देखा कि भाई हॉर्टिकल्चर के इन्होंने क्या क्या दे रखा है। फ्रूट्स दे रखे हैं, वेजिटेबल दे रखे हैं, स्पाइसेस भी दिए हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे स्पाइसेस भी दिए हुए हैं, और उसके नीचे फ्लावर्स भी दिए। अब क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों में से केवल स्पाइसेस को चुना था, तो स्पाइसेस पे मैं रिसर्च कर रहा था, तो देखा इसका एरिया कितना है। अगर आप देखेंगे फ्लावर सबसे कम एरिया के अंदर होता है, और ये इतने लाख हेक्टेयर के अंदर है। 1 हेक्टेयर के अंदर 100 बाई 100 स्क्वायर मीटर ज़मीन जो होती है, 100 बाई 100 होती है। तो 0.013 फ्लावर के लिए और स्पाइसेस के लिए उसके बाद इतना कम नंबर है हमारे पास स्पाइसेस का। ज़मीन जो है, एरिया है ही नहीं इतना। फ्रूट के लिए सबसे ज़्यादा है। तो मैंने कहा चलो फिर भी देखते हैं आगे क्या होगा। तो प्रोडक्शन जो है 0.857 है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, और जो पढ़े लिखे लोग हैं प्लीज़ सभी साथियों के साथ शेयर करें। अब मैं आगे आया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। तो मैं अल्मोड़ा से आता हूँ, मैंने देखा कि अल्मोड़ा के हिसाब से तो चलो ठीक है, यहाँ पे सारा प्रोडक्शन एरिया सब कुछ ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आई कि उत्तराखंड के अंदर जो हॉर्टिकल्चर के अंदर आइटम्स हैं वो क्या क्या हैं। मैंने देखा मैंगो, सीट्रस सब कुछ है, और यहाँ पे मुझे कहीं भी मुझे बड़ी इलायची नहीं मिल रही है। एक ये फ्रूट्स हैं, इसके आगे स्पाइसेस भी आएंगे। अब स्पाइसेस के अंदर देखिए क्या आया, जरा ध्यान से देखिए। जिंजर आया, अदरक आया, टर्मरिक, हल्दी आई, गार्लिक आया, हल्दी भी $3 की है, गार्लिक आया, चिली आए, फेनुग्रीक आया, कोरिएंडर आया, लार्ज कैर्डमम ये आ गई। मेरे काम की चीज़ मुझे मिल गई, लार्ज कैर्डमम यानी बड़ी इलायची। अब सरकार इस बड़ी इलायची पे काम कर रही है। ये बड़ी इलायची जो मुझे चाहिए थी मुझे मिल गई। इसका मतलब अब बहुत बढ़िया हो गया। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी चीज़, सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो ये है कि रैंकिंग जो है उत्तराखंड की, रैंकिंग, उत्तराखंड रैंक फर्स्ट इन कंट्री इन प्रोडक्शन ऑफ पीयर्स, नंबर 1 आता है। इसकी जो सॉइल क्वालिटी है उत्तराखंड की, वो नंबर 1 है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, नंबर 1 प्रोडक्टिविटी है। तो साथियों, ये जो जानकारी आपको दी जा रही है ये सरकारी वेबसाइट से लेके दी जा रही है, और पूरी रिसर्च करी, पता चला कि बड़ी इलायची है, महंगी बिकती है, उत्तराखंड में आराम से होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है कि हम करें क्या। अब करें क्या, इसमें बोलते हैं कि भाई हमें फंड चाहिए, हमारे लोग कैसे काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो भी 2 तारीख को लॉन्च तो पिछले महीने हुई थी, लेकिन 2 तारीख से इसकी प्लानिंग शुरू हुई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्या है और इसके अंदर हमें क्या फायदे मिल रहे हैं ये आपको बताना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले आपको एक ईमेल दिखाना चाहूँगा, जो मैंने एक ईमेल भेजी है मुख्यमंत्री जी को और डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज को। आप सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोचिए हमारे उत्तराखंडी लोग मेहनत कर रहे हैं, वो चीज़ें उगा रहे हैं,
और उसके बाद प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में जगह नहीं है। मैंने आपको जो लोग बाद में जोड़े जरा दिखा दूं, मैंने सभी साथियों को दिखाया था, हमारे साथी इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनके पास, बेचारों के पास आज बेचने के लिए मार्केट नहीं है। ये देखिए, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। सुशील बर्तवाल जी हमारे मित्र हैं पौड़ी से, ये देखिए, उन्होंने मसाले भेजे मुझे, ये उन्होंने मसाले भेजे, वो कह रहे हैं कि भाई जी इनको बेचने का काम हो जाए। तो साथियों, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो पॉइंट ये है कि हमारे लोग मेहनत भी कर रहे हैं, ये पूरी रिसर्च भी कर ली, काम भी कर लिया, लेकिन मार्केट कहाँ है? कौन देगा हमें मार्केट? सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि सरकार बोले कि भाई अभी अभी कितनी लंबी लिस्ट है एमएसवाई के अंदर, आपने देखा है किसी ने? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर किसी ने नहीं देखा। जिसने देखा होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा मैं आपको दिखा रहा हूं हमने क्या मेल भेजा है। हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं भाई जी, सभी साथियों को बताना चाहूंगा, हम बहुत बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं। आप ये देखिए क्या मेल भेजा गया है मुख्यमंत्री जी को और डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज को। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रोसेस नीड्स इमीडिएट अटेंशन। ये स्वरोजगार योजना को बहुत इमीडिएटली अटेंशन चाहिए, ये सब कहीं पैसा खाने वाला काम ना हो जाए। ये सारा लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें लिखा गया जी, हमारे लोग जो हैं, आपने ये बहुत अच्छी योजना चलाई, हमारे लोग काम करने को तैयार हो गए, उन्होंने मसाले किए, उन्होंने खेती करी, वो सर्विस, दो तरह के सेक्टर्स के लिए पैसा दिया जा रहा है। सेक्टर दो ही होते हैं जनरली, एक है सर्विस सेक्टर और एक है प्रोडक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। तो सर्विस के अंदर आप सर्विस देते हैं, जैसे हेयर कटिंग का काम हो गया, ऑटो पार्ट्स की, आपने ऑटो रिपेयरिंग की दुकान खोली, कारपेंटरी खोली, वो सर्विस हो गई। और दूसरा होता है प्रोडक्ट, जहां पे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है उसके बाद आगे भेजते हैं किसी को। तो ये जानकारी है सभी के साथ बिल्कुल समझ के करना, क्योंकि सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट सबसे कम होती है। सर्विसेज आप देने जाएंगे बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, तो आपका पैसा वहां लगेगा। तो ये मेल मैंने मुख्यमंत्री जी को मेल भेजा, पूरे सारे उत्तराखंडी लोगों की तरफ से, वनयू के टीम की ओर से एक ईमेल भेजा। उसमें मैंने लिखा, मैंने कहा सर बहुत अच्छी योजना है और ये केवल प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए नहीं है, क्योंकि सर्विसेज के लिए ट्रेनिंग सेंटर सरकार बना भी रही है और कुछ लोगों को आता भी है। तो प्रोडक्ट के लिए बोला कि भाई अब जैसे सुशील बर्तवाल जी हैं, इनके पास मसाले हैं, नीलम दीदी हैं, वो भी बहुत अच्छा मशरूम का काम करती है। भाई मार्केट कहाँ है? आज के टाइम पे सरकार को बोलना चाहिए था। ये पूरी लिस्ट है, सरकार ने लिस्ट दी पूरी, एमएसआई की किसी ने वेबसाइट देखी होगी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना वाली, उसके अंदर पूरी लिस्ट है। सरकार ने बोल तो दिए इसके लिए तुम पैसे ले लो, लेकिन मार्केट कहाँ है? सरकार को ये करना चाहिए था। और हमने जो लिखा है, मैंने कहा सर आप सभी जो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज है उनको भी मैंने बोला कि आप प्लीज सबसे पहले ये कलेक्शन सेंटर बनाइए। किसी भी तरह के प्रोडक्ट है, आप सरकार जिम्मेदारी उठाए कि आप वो सामान उनसे खरीदोगे। क्यों हम हमारे लोग इस तरह से परेशान हो? दूसरा, उसकी सेल्स और मार्केटिंग जो है वो भी सरकार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से एमएसएमई के अंदर जिम्मेदारी लेती है सरकार के, भाई हम आपको लोन देंगे, काम करेंगे। और इसके अलावा एक एनएसआईसी है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो सरकार को क्या करना है, यहां से सामान उठा के एनएसआईसी को देना है। जो भी पैसा उसका आता है वो सरकार उसको मैक्सिमम होलसेल प्राइस पे ले। 50 रुपए का आइटम है तो किसान की जेब में 40 रुपया जाना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नेशनल मैं जो आपको बता रहा हूं, एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, उसका काम ही है, आप इसकी वेबसाइट पे जाके देखना, मैं दिखा भी सकता हूं, nsic.co.in। ये सरकारी वेबसाइट है, सरकारी डिपार्टमेंट है। ये कहता है डिपार्टमेंट कि ऑल ओवर इंडिया से जितना भी प्रोडक्ट आएगा हम खरीदेंगे। वो डिपार्टमेंट खरीदने को तैयार है। और आज के टाइम पे ऑर्गेनिक की सबसे ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा डिमांड है। तो आप लोग जो भी, लेकिन सरकार को कलेक्शन सेंटर बनाने पड़ेंगे। तो मैंने सरकार को मेल लिखा, मैंने कहा भाई आपको एक कलेक्शन सेंटर बनाएं। और जो आंचल डेयरी का मॉडल है, आंचल डेयरी का मॉडल जिस साथी को नहीं पता है मैं बता दूं, सरकारी कंपनी है आंचल डेयरी, वो लोगों से दूध कलेक्ट करती है, उसके कलेक्शन सेंटर पे जाता है और वहां से वापस उनकी आंचल डेयरी की फैक्ट्री पे जाता है। तो ये दूसरा हमने सरकार को मेल लिखा है और डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज को मेल लिखा है कि ये आपको करना चाहिए। फिर उसके लिए हमने बोला कि तीसरा, टाइमली पेमेंट हो। हमारे जो लोग स्वरोजगार कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको टाइमली पेमेंट होनी चाहिए। और इसके बाद लास्ट में हमने उनको बोला कि ये पूरा प्रोसेस जो है आपने सब इंग्लिश में डाल दिया, इसको हिंदी में भेजें, ये सारे प्रोसेस की जानकारी हिंदी में हो। नोडल सेंटर्स आपने बना दिया, आपके अधिकारी फोन नहीं उठाते, तो प्लीज इस चीज पे काम किया जाए। हमारे लोगों को खाली स्वरोजगार के नाम पे बहकाया ना जाए, उनको मार्केट भी दी जाए। तो ये भी प्रयास किया है। अब मैं आता हूं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने काम किया है और इसके पीछे कितनी बड़ी धोखाधड़ी, जो मुझे लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि सच में है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कितनी बड़ी धोखाधड़ी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं धोखाधड़ी कितनी बड़ी हो सकती है। उल्लू बना के रखा हुआ है हम लोगों का, सारे उत्तराखंडी लोगों को उल्लू बना के रखा हुआ है। क्या करें? आप ये देखिए,
क्या है, उद्योग लगाने या छोटा व्यवसाय लगाने के लिए मिलेगी 15 से 25% सब्सिडी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख, सर्विस सेक्टर के कारोबार के लिए 10 लाख मिलेगी सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब होता है आपको छूट मिलती है, आपको छूट मिलती है, आपको बैंक से लोन मिलेगा सपोज 10 लाख का, तो 25% जो है वो सरकार दे देगी, 15% जो है प्लेन्स एरिया के अंदर है, 25% जो है वो हमारे पहाड़ी एरिया के लिए, तो उतनी सब्सिडी मिलेगी। आपको 7.5 लाख रुपए देना है। अरे जिस प्रोजेक्ट की कॉस्ट ही 10 लाख रुपए है, 7.5 लाख रुपए हैं कहाँ हमारे लोगों के पास? 7.5 लाख इतने पैसे होते तो पहले ही काम नहीं कर लेते। खैर, सरकार ने की योजना के लिए 15 करोड़ के बजट की व्यवस्था। अब साथियों आप ये बताओ, 15 करोड़ का बजट, और हमारे जो खुद सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 2 लाख से ज्यादा लोग जो वापस उत्तराखंड आए। हम 2 लाख का आधा कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि उनके साथ कुछ परिवार के लोग थे, कोई दोस्त थे, क्योंकि ज्यादा भी होंगे, हम 1 ही लाख लोग मानते हैं। 1 लाख लोग वापस आए और आपने बोला केवल 15 करोड़ की व्यवस्था। अब 15 करोड़ को अगर आप 1 लाख लोगों में डिवाइड करेंगे तो कितना पैसा जा रहा है? कितना जा रहा है? 10,000 रुपये महीना, मतलब 10,000 रुपये गया। 10,000 रुपये में क्या होने वाले? क्या 15 करोड़ से बजट चलेगा क्या? हर फैमिली के पास कम से कम 1 लाख रुपया जाता तब जाके बात बनती। इसमें बनता है 1,000 करोड़ का बजट। कहाँ 15 करोड़, कहाँ 1,000 करोड़। अब बजट के लिए ऑलरेडी बताया कि इनको 2 किस्तें मिल चुकी हैं एनडीआरएफ से, इनको पैसे मिले हुए हैं, वो दे नहीं रहे, वो बता नहीं रहे कहाँ गया पैसा, कहाँ खाया, क्या हुआ। ठीक है, तो हमारे साथी जो भी काम करना चाहते हैं लेकिन सरकार की तरफ से सपोर्ट आज के टाइम पर नहीं मिल पा रहा है। खैर, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे देता हूं। आप ये देखेंगे, ये मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं ट्विटर पे। ये कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। निर्मला सीतारमण जी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत सरकार में। आप ये देखेंगे 11 मई 2020 को इन्होंने एक फंड रिलीज का ऑप्शन डाला हुआ है। इससे पहले एनडीएमए की वेबसाइट पे आपको दिखाता हूँ रिस्क एलोकेशन, ये जो जितना बजट एलोकेट हुआ है उत्तराखंड सरकार को, ये सरकारी डेटा दिखा रहा हूँ आपको, कितना पैसा मिला है रिलीफ के लिए। ये रिलीफ के लिए मिला था। उत्तराखंड जो है 27वें नंबर पर आपको दिखा रहा होगा। इनको पहली किस्त मिली है 468.50 करोड़ की, मतलब करीब 468 करोड़ रुपया ये मिला है उत्तराखंड सरकार को। ये पहली किस्त मिली थी इनको। ये डेट देखेंगे आप 3 अप्रैल की, 3 अप्रैल की डेट है। और दूसरी किस्त इनको जो मिली थी निर्मला सीतारमण के, मैं ट्विटर हैंडल से निकाल रहा हूं, आप देखेंगे यहां पर इन्होंने लिखा है, आपको थोड़ा पास से दिखाता हूं। ये दूसरी किस्त मिली है उत्तराखंड, यहाँ पे 12वें नंबर पर है 423 करोड़ की। 468 करोड़ और 423 करोड़। अरे भाई जी, इतना पैसा जा कहाँ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ये इन लैक्स लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। इतना पैसा मिला हुआ जा कहाँ रहा है? 468 करोड़, 423 करोड़ रुपए रिलीफ के नाम पर। कितने लोगों को खाना मिला, कितने लोगों को रहना मिला? अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लेके आए हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर बजट ही 15 करोड़ का है। लोग हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों के अंदर जो फैमिली है वो 8 लाख फैमिली है। किस तरह से स्वरोजगार करेंगे? क्या ये बाबा जी का ठुल्लू नहीं पकड़ा रखा है? समझ नहीं आता है। तो हम तो परेशान हो चुके हैं ये सारी पॉलिसीज देख के। इतना करोड़ों रुपए का बजट तुम्हारे पास है और आप दे रहे हो मात्र 15 करोड़ रुपए और बोल रहे हो हमने स्वरोजगार के अंदर ये कर दिया, स्वरोजगार के अंदर वो कर दिया। और आप जब एमएसएमई की बात आती है वहां पे आप 25-25 लाख रुपए देने को तैयार हो उन कंपनीज को, जहां पे हमारे पहाड़ के गरीब उत्तराखंडी जो किसान है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। हम ये कैसे करेंगे सर? आप बताइए ना, आप लोग बताइए, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं चाहता हूं मसाले का काम करना। मैंने आपको सारा बताया कि आज के टाइम पर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अलग से लाने की जरूरत ही नहीं थी, वो पहले से स्वरोजगार के अंदर इतना सारा काम होता है। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि कहां से हम ये पैसा ले सकते हैं स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी। पहले तो ग्राम प्रधान से, उन सबकी ट्रेनिंग होती है, उनको बताया जाता है कि किस किस तरह की स्कीम सरकार की निकली हुई है। ग्राम प्रधान से आप बात कीजिए, उससे जानकारी नहीं मिलती आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाइए, अपने जिले के एसडीएम के पास जाइए, डीएम के पास जाइए, उनसे बोलिए बताइए कौन बंदा है, इनकी हेल्पलाइन निकली हुई है। लेकिन जो भी साथी इंटरनेट यूज करते हैं, जो हमारे भाई बंधु बच्चे इंटरनेट यूज करते हैं, थोड़ा सा प्लीज अपने माता पिता की मदद कीजिए। ये यूट्यूब पे गाने देखना ये भी अच्छा है, चलो आप उत्तराखंड की संस्कृति देखते हो, पंजाबी गाने देखते हो, तो वो एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है। लेकिन कम से कम उतना ही टाइम, अगर आप 1 घंटा गाना देखते हो तो 1 घंटा हम अपने लोगों की जानकारी के लिए भी जुटा सकते हैं, अपने लोगों को सशक्त बना सकते हैं। नॉलेज होगी तो कॉन्फिडेंस होगा, पावर आएगी, आप समझेंगे 4 चीजों को। वर्ल्ड बैंक ने इतना पैसा दिया हुआ है, ये सारी चीजें मेरे पास है, ये मैं फाइल आप सब लोगों को भेज दूंगा। ये सारी इसमें रिसर्च करके डाली हुई है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है जहां पे सब ऑनलाइन काम होता है।
अंकित जी लाइव आना चाह रहे हैं, एक बार मैं अंकित जी से बात करना चाहूँगा। पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं होगी अंकित जी, आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं कीजिएगा। यहाँ पर केवल और केवल प्रोजेक्ट बनाने की बात चल रही है, एक चीज़ पर रिसर्च की है किस तरह से हमारे उत्तराखंडी लोग पैसा कमा सकते हैं। तो अब मैं आपको इसके बाद दिखाना चाहूँगा, मैंने आपको बताया मेल तो हमने भेजी है, अंकित जी जुड़ नहीं पा रहे, मैंने मेल तो भेजी है, और मैं सभी साथियों को बार बार मैं भूल जाता हूँ वेलकम करना। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो भी लोग, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो भी साथी उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा है, वो प्लीज जाइए investuttarakhand.com वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं उत्तराखंड, ये है इन्वेस्ट उत्तराखंड की वेबसाइट। जिन लोगों को जानकारी नहीं है प्लीज ये जानकारी सभी लोगों तक शेयर कीजिएगा। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, इनको मैंने ईमेल भेजा था, जिनको मैंने ईमेल भेजा था उन्हीं की बात आपको बता रहा हूँ। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, और इन्वेस्ट उत्तराखंड के अंदर आपको यहाँ पर पॉलिसीज मिलेगी, उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। ये पॉलिसी आपको पता चलेगी, पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए कह रहा हूँ जो भी साथी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं प्लीज सभी के साथ ये जानकारी शेयर करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से जानकारी जुटाई जाती है। आप गूगल पे जाके ढूंढिए, आपको टाइम लगेगा, मुझे 2 हफ्ते लगे इतनी सारी जानकारी आपके लिए जुटाने में, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिले। तो इसी तरीके से टेक्सटाइल की पॉलिसी है, एरोमा का बहुत अच्छा स्कोप है, आयुष की उत्तराखंड सरकार ने फोकस कहां पे किया है। अब जो मेरी मसाले की रिसर्च थी वो घूम के वापस यहां पर आ चुकी है। आप देखेंगे उत्तराखंड सरकार का फोकस, बाकी चीजों में काम करेंगे लेकिन फोकस का मतलब होता है यहां पर आपको जल्दी से ग्रांट मिलेगा। इनका सिंगल विंडो प्रोसेसिंग का ऑप्शन है। फूड प्रोसेसिंग के अंदर आप जैम बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपना जूस बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर फोकस है। हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर, जो मैं मसाले की रिसर्च कर रहा था उसके अंदर गवर्नमेंट का फोकस है, यहां पर आ गया वो। इसके बाद टूरिज्म है एंड हॉस्पिटैलिटी के अंदर है। फिर आयुष के अंदर गया, वेलनेस जो हम बात कर रहे थे आयुर्वेदिक मेडिसिन की। ऑटोमोबाइल के अंदर फोकस है, फार्मास्यूटिकल दवाइयों के अंदर फोकस है उत्तराखंड सरकार का। नेचुरल फाइबर्स के अंदर फोकस है, रेशम वेशम हो गया। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका मैं भी बंदा हूं, मैंने ये छोड़ के जानबूझ के स्पाइस चुना क्योंकि मैं बताना चाहता था आप लोगों को कि इस तरह से हम लोग रिसर्च करके काम कर सकते हैं। हर्ब्स एंड एरोमेटिक्स, जड़ी बूटियां, इस पे काम कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, फिल्म शूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, तो हमारे जो भी सांस्कृतिक वाले काम करते हैं लोग प्लीज थोड़ा फिल्म शूटिंग को भी देखें। बायोटेक्नोलॉजी पे जो हमारे उत्तराखंड के नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं, फोकस है। तो यहाँ पर ये बिजनेस के जो बिजनेसमैन हैं वो चाहते हैं तो इन चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगली इंफॉर्मेशन इसी वेबसाइट पे, नोडल एजेंसी, आपको कॉन्टैक्ट किससे करना है? आपको करना है स्टेट लेवल एजेंसी से करना है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी से करना है। इन सब की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इसके बाद आपको अगर मेनली कांटेक्ट करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कांटेक्ट अस का इनकी वेबसाइट, हर वेबसाइट पे पेज होता है कांटेक्ट अस का, तो ये कांटेक्ट अस का पेज है। आप यहाँ पर देखेंगे कांटेक्ट अस का मेन्यू खुल के आता है, इसको मैंने खोला है और यहाँ पर आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। इनके फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, इनकी टाइमिंग मिल जाएगी, इनका ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी अपने लोगों के लिए, तब जाके हमें पता चलेगा अच्छा जी यहाँ से हमें ये पूरी जानकारी मिलेगी। अब जानकारी यहाँ तक मिल गई है। अब इस एक पॉइंट जो रह गया है वो रह गया है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना वाला, MSY सॉरी, मैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का आपको जो सभी लोग जानना चाहते थे उसके बारे में बता रहा हूँ। MSY.uk.gov.in ये वेबसाइट मैंने खोली है, और इसी के साथ साथ एक दूसरी वेबसाइट है, वो है hope.uk.gov.in, होप OPE। तो आपको पता होगा साथियों, दो चीजें हमारे पास आई थी अभी, 2 तरह के लिंक्स हमारे पास शेयर किए गए थे। एक hope.gov.uk.in, जिसके अंदर होप का मतलब इन्होंने बोला था कि हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये केवल और केवल स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए है। स्किल्ड का मतलब जब आपको हेयर कटिंग का काम आता है, आप IT के लोग हो, आप कारपेंटर का काम जानते हो, आप होटलियर हो, तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पर देखिए। ये वेबसाइट है होप। प्लीज़ ये जानकारी सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। मुझे पता है बहुत बोर लग रहा होगा आप लोगों को, बहुत बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत मेहनत का काम है। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये होप है। ये केवल और केवल इसमें लिखा है अ यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल ऑफ उत्तराखंड। ये स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए है, वो लोग जिनको किसी ना किसी चीज़ की नॉलेज है। तो प्लीज़ ये जानकारी आप सभी लोगों को दीजिए। इसके अंदर आपको ज्वाइन करना है,
एक फॉर्म है, इसके अंदर आपको रजिस्टर करना है। मैं ऑलरेडी रजिस्टर किया है। उत्तराखंड के अंदर मैं आईटी की जानकारी देना चाहता हूँ, अपने उत्तराखंड के बच्चों को आईटी सिखाना चाहता हूँ, मुझे जिस चीज़ की नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये फॉर्म भरेंगे, इसका आपको डिटेल्स मिल जाएगी। और इसके अलावा आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे जाके कांटेक्ट अस का इनके पास ऑप्शन है। नोडल लेवल पे भी इनसे काम कर सकते हैं, संपर्क करें। तो इन लोगों से आप बात कर सकते हैं। ये इनका ईमेल एड्रेस भी है, स्किल्ड उत्तराखंड। और साथ ही साथ जो अभी जो लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो है स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसमें इनकी वेबसाइट ही नहीं चल रही है। बहुत टाइम से लोगों ने ट्राई किया है, चल ही नहीं रही है, बिल्कुल वेबसाइट नहीं चल रही है। इन्होंने क्या किया, सबने फॉर्म भरा, उनके पास ओटीपी आ गया। इतनी मेहनत करके पूरा फॉर्म भरा, ओटीपी आ गया, उसके बाद आगे काम ही नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हमने उन सबको बताया लोगों को कि जी आप प्लीज़ समझिए इस चीज़ को। और हमने मेल भेजा उनसे, इनको फ़ोन पर भी बताया कि आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है, बहुत लोग परेशान हो रखे हैं, इस परेशानी से बचिए प्लीज़। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हम ट्राई करते हैं इसको ठीक करने का। तो शायद कल तक तो ठीक नहीं हुआ था, आज मैंने चेक नहीं किया है, मेरे पास किसी दूसरे व्यक्ति का फ़ोन भी नहीं आया। तो अच्छा, अर्जुन सिंह ऋषि कह रहे हैं बोरियत नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोरियत नहीं हो रही है तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अभी आप इस वेबसाइट को जरा छान लीजिए पूरा ढंग से। अगर आप देखेंगे, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्टिव। अच्छा, यहाँ पर ये लैंग्वेज भी चूज करने का ऑप्शन है। आप ये जरूर देखें किसी वेबसाइट पे हिंदी में या इंग्लिश में। यहाँ पर हिंदी में ऑप्शन दिया हुआ है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए। हिंदी पे मैंने क्लिक किया अभी, अब ये हिंदी में आ गई है वेबसाइट। आप इसको हिंदी में अपने हिसाब से आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा काम है यहाँ पर। तो इस वेबसाइट पे तो कम से कम इन्होंने ये अच्छा काम किया है। और यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करके आप पंजीकरण कर सकते हैं अभी। और यहाँ पर आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें, आवेदन भी कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का, ये इन्होंने उद्देश्य बताया कि भाई हम चाहते हैं कि भाई जो भी उत्तराखंड के लोग हैं वो कुशल बन जाएं। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मसाले पर आना है, अपना मसाले का हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कार्य योजना क्या है, हम ऐसा चाहते हैं उत्तराखंड में स्वरोजगार हो जाएगा, ये हो जाएगा, केंद्रों को स्थापित करेंगे। आप देखेंगे उद्योग केंद्रों के माध्यम से की जाएगी, ये लाभान्वित किए जाएंगे। ऋण एवं अनुदान, तो हमें ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ थी कि पैसा कहाँ से मिलेगा। तो जो भी साथी ये जानना चाहते थे कि आपने रिसर्च करी अपनी किसी एक प्रोडक्ट पे आए तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसकी सारी की सारी जानकारी इन्होंने यहाँ पर दी है कि अगर पहाड़ी क्षेत्र में तो कैसे मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र में नहीं है तो कैसे मिलेगा, और कितना तक लिमिटेड है, कितना मार्जिन है, और बैंक में कितना पैसा जमा कराना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने पात्रता बताई है, एलिजिबिलिटी क्या है, 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए। कोई भी पढ़ा लिखा हो चाहे ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये सारी जानकारी आपको इसी पर मिल जाएगी। अब जो कुछ लोग नहीं देखते, वो देखने वाली सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो लास्ट में इन्होंने दिया हुआ है कि MSY योजना के तहत वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता तो उन्होंने यहाँ दे दिया। आपको कांटेक्ट करना है कहाँ पे, अपने नोडल अधिकारियों से अपने क्षेत्र में जाके। और यहाँ पर लास्ट के अंदर इन्होंने ये सबके नंबर दिए हुए हैं। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, सहायता हेतु संपर्क विवरण। तो ये सब फ़ोन नंबर दिए हुए हैं वेबसाइट के अंदर, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, ये फ़ोन नहीं उठाया गया है, लेकिन कल ही मेरी बात हुई है एक साथी से। उन्होंने बताया कि मैं पिथौरागढ़ ज़िले से हूँ, वहाँ पर उन्होंने फ़ोन उठाया है और मेरी बात हुई, उन्होंने ऑफिस में बुलाया है। तो ये आवेदन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अब जो भी साथी इसको देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। PMEGP मॉडल प्रोजेक्ट क्या है, NSIC मॉडल प्रोजेक्ट, ये वही NSIC है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि सरकार अगर आपसे सामान खरीदेगी तो कहाँ बेचेगी, इन सबको बेच सकती है। और प्रोजेक्ट प्रोफाइल नैनीताल। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लिंक हैं, मैं आपको दोनों लिंक खोल के दिखा रहा हूँ। इसके अंदर क्या आता है, PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है ये, आप सबको रोजगार गारंटी प्लान है ये। इसके अंदर बेकरी के प्रोडक्ट हैं, आप देखेंगे बेकरी है, बनाना है, ये बहुत सारी चीज़ें, सारी इंडस्ट्री के बारे में आप ये जानकारी जरूर देखना कि आपकी चीज़ इसमें आ रही है कि नहीं। हैंडमेड पेपर है, एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, पॉलीमर है, केमिकल है, क्या आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग इसमें कुछ है कि नहीं। और साथ में पूरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट दे रखी है, आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट यहाँ पे जैसे 13 लाख है, यहाँ पे 19,65,000 है, 2,86,000, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो आपको पता चलेगा कि जिस भी चीज़ के लिए आपको फंड चाहिए वो एक्चुअली यहाँ पर है भी कि नहीं है, पूरी जानकारी है। हम लोग सारी चीज़ देख लेते हैं, ये नहीं देखते कि सरकार किस चीज़ के लिए कितना पैसा दे रही है, पूरी लिस्ट ऑलरेडी हमारे पास है।
हम इन जानकारी के लिए लोगों को फ़ोन करते हैं। तो साथियों, जो भी इसको देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ मुझे कोई फ़ोन नहीं करेगा, पहले वीडियो पूरे देखें, अपनी रिसर्च करें, फिर कोई जानकारी अगर फिर भी बचती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा घुसा नहीं हूँ, बस सीधी सी बात है, मुझे मसाले का देखना था। तो मसाले के लिए मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ, NSIC मॉडल प्रोजेक्ट, जो दूसरा पॉइंट है वो आपको दिखा रहा हूँ। इसको मैंने खोला है, यहाँ पर आप देखेंगे चेन लिंक फेंसिंग यूनिट 9.75 9,75,000। इसी तरह से वीट फ्लोर मील, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, सब कुछ दिया हुआ है। ये देखिए, निटवेयर गारमेंट प्रोजेक्ट, फार्मास्यूटिकल, सब कुछ है इसमें। आपको क्या चाहिए आप ये बताइए। हर चीज़ के लिए यहाँ पे स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग, हर चीज़ के लिए है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम तो करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने जो बजट दिया है इसको अप्रूवल कैसे करें। हम जब अप्रूवल के लिए जाते हैं, सारे पेपर देते हैं, तो वहाँ पे लोग पैसा खाने के लिए मांगते हैं। मुझे बता रहे थे कि 10,000 रुपये मांग रहे थे। मैंने कहा उनका वीडियो खींच के लेके हमें भेज दो। तो ये परेशानियां आपके पास आएंगी। लेकिन अगर आप जागरूक हो, आपको केवल और केवल एक ईमेल डालना है कि यहाँ पर आपका काम नहीं हो रहा है, आपसे पैसे मांगे जा रहा है, प्लीज़ विजिलेंस में एक ईमेल डालिए, फ़ोन कीजिए, आप उनको बताइए कि इस चीज़ के लिए हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। उस चीज़ को आप रिकॉर्ड, ईमेल होता है एक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड। जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हैं वो डॉक्यूमेंट हो जाती है चीज़ कि हाँ आपने उनके संज्ञान में बात डाल दी है। अब उस पर काम नहीं हो रहा है तो आपकी गलती नहीं है, वो उनकी गलती है। आप 1 बार 2 बार 3 बार फॉलोअप कीजिए, नहीं होता तो उसके हायर लेवल, हर बार, एक बार जवाब नहीं आया एक बार रिमाइंडर भेजिए, नहीं तो उसके ऊपर वाले लेवल पे। एग्जाम्पल देता हूँ, आप गए अपने नोडल ऑफिसर से बात करने, जिला के अंदर कोई था, उसने बोला यार 10,000 रुपये लेंगे तेरा, मैं 2 लाख का लोन अप्रूव करवा दूंगा। तो आपने उसको बोला भाई मैं तेरे को कोई पैसा नहीं दे सकता हूँ, मैं एक ईमेल डाल रहा हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, मेरे डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो वो बताओ, और मेरा नंबर क्या है, जो भी मेरी एप्लीकेशन नंबर है, मेरे बाद वाले का अप्रूवल अगर हुआ है मुझसे पहले तो मैं उसकी पूरी RTI के थ्रू जानकारी निकलूंगा। ये जागरूकता होनी चाहिए। और जितने भी गाँव के लोग हैं वो सब मिलके जाएं, जितने भी गांव के आसपास के लोग हैं जो भी जागरूक हैं, जो इस तरह से काम करना चाहते हैं अपने अपने फील्ड में, आप सब मिलके जाइए, बोलिए कि भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, हमारे यहाँ खाना पीना और ये जो भ्रष्टाचार की बात है ये नहीं चलेगी, जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी कमी है, अच्छा यार लगता है उसको जानकर उसको फोन कर लो, पहले जानकारी खुद जुटा लो। नहीं होती, कुछ पढ़े लिखे बंदों से बोले, वो बच्चे भी तो कुछ सीखेंगे करेंगे, उनको बोला गूगल पे डालो क्या योजना निकल रखी है सरकार की, वो आपको दिखेगा। सरकार की योजना उनकी वेबसाइट के अंदर सारी योजनाएं हैं, और काम ये करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, संजय सत्यवली जी का, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, झिमार सल्ट एरिया के अंदर हैं। उनके पास आज के टाइम पे अधिकारी फोन करते हैं, उनको बोलते हैं ये आके हमसे लोन ले जाओ, काम कर लो। संजय सत्यवली जी अगर ये वीडियो देखें या कोई जानकार देखें तो उनको बता देना। तो उनको वो स्वरोजगार कर रहे हैं वहां पे, उनको बोलते हैं कि आप लेके जाओ, तरीके से काम करो। उनको भी ऐसे लोग चाहिए, अधिकारियों को भी, कि वो काम दिखाएं, उनको भी आगे जवाब देना हो तो काम दिखाएं कि किस तरीके से काम होगा। दीपक भट्ट जी कह रहे हैं जिसके रिश्तेदार बैंक में है उन्हें ही लोन मिलेगा, ये भी सरकार की कंडीशन मेंशन करनी चाहिए। क्योंकि सर दीपक भट्ट जी मैं मानता हूं, लेकिन एक नई तरह की क्रांति तो चाहिए, ये जागरूकता की क्रांति है, ये तो चाहिए। ये बिल्कुल, मैं आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं कि जिनके जानकार हैं उनको पहले मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है जिनको जानकार नहीं है उनको लोन नहीं मिलेगा। वो अप्रूवल जो नहीं कर रहा है उसको बताना पड़ेगा क्या कारण है। हम लोग डरते हैं पूछने में, हम सवाल पूछने में डरते हैं। मैंने बताया, मैंने किससे बात करी, वो हॉर्टिकल्चर के जो डीन है, उसमें डरने वाली क्या बात है। हमने बात बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से करी है, DM से करी है, और चीफ सेक्रेटरी से करी, किस से बात नहीं करी है। इसमें डरने वाली क्या बात है। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं देंगे तो दूसरा तरीका है, आप RTI डालें, लेकिन डाले कौन, करे कौन। हम तो सोच रहे हैं फोन पे काम करते हैं यार, हो जाए, चले यार 5-10 हज़ार रुपए ले लें, काम बिगाड़ तो हम नहीं रखा है ना, ये सारा बिगाड़ने का काम हमारा ही है, किसी और का काम थोड़ा है। ये काम हम ही कर रहे हैं, कोई बाहर से तो नहीं कर रहा है। तो अब मैं बड़ी इलायची की खेती के ऊपर, जो भी साथी ने अभी नए जुड़े हैं, मैं दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी काम 2 लड़कियां कर रही हैं रुद्रप्रयाग के अंदर, बहुत अच्छा है। आप सभी साथी देखेंगे, जो साथी छोड़ के चले गए हैं शायद वो देख नहीं पाए, आप ये प्लीज यूट्यूब में वीडियो देखें। 2 लड़कियां रुद्रप्रयाग में पलायन से लड़ रही हैं और बड़ी इलायची का काम कर रही हैं, लाखों रुपए कमा रही हैं, ऐसा इस वीडियो में बताया गया है। मैं रुद्रप्रयाग जाऊंगा तो इन लड़कियों से जरूर मिलूंगा, आप भी इन लड़कियों से मिलिएगा। जो भी रुद्रप्रयाग क्षेत्र से लोग हैं वो भी मैं उनसे निवेदन करूंगा, प्लीज। हमें इस इलायची से काफी मुनाफा होता है, काफी मात्रा में हमें इस इलायची से काफी मुनाफा होता है, काफी मात्रा में लाभ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पौध को किसी भी जंगली जानवरों से कोई खतरा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, और कोई भी जंगली जानवर जैसे बंदर हो गया, लंगूर, सुअर आदि, इनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, और ना ही कोई पहुंचाता है। और
हमने काफी मात्रा में इससे काफी लाभ हुआ, तभी हमने अधिक से अधिक प्रयास किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा भूमि में ज्यादा से ज्यादा पौध लगा के अपने आप को लाभ कमाएं। तो साथियों, मैंने आपको ये दिखाया कि ऑलरेडी उत्तराखंड में लोग काम कर रहे हैं, इसमें पैसा भी है, इसको जानवर भी नहीं खाते। तो कुछ पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स आप सबको समझने ज़रूर होंगे कि कुछ भी काम करने से पहले ये पैरामीटर्स भी मैंने नोट किए हुए हैं, जिसको भी फाइल चाहिए मैं दे दूंगा। लेकिन आपको देखना है, पहला पैरामीटर, वो जो भी आप काम कर रहे हो सीजनल है या ऑल टाइम है, वो 24 मतलब 12 के 12 महीने चलेगा कि नहीं चलेगा। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट, वो जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो क्या उसकी प्रोटेक्शन हो सकती है, चाहे खेती भी कर रहे हो, जब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे या खेती के टाइम पे वो क्या आप उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हो। वहाँ पे गर्म हवाएं मतलब धूप हो सकती है, बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती है, बारिश हो सकती है, जंगली जानवर हो सकते हैं। मैंने जो रिसर्च करी थी, काली इलायची को जंगली जानवर नहीं खाते हैं, वहाँ पर नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम, जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन करो, छोटा सा वॉल्यूम है या बड़ा वॉल्यूम है, कम है या ज़्यादा है। अगर छोटी चीज़ है, महंगी है, तो आपको स्टोरेज में आसानी होगी। दूसरा एक्सपायरी, वो कितने टाइम के। मसाले जनरली ऐसा नहीं है कि हरी सब्जी की तरह के 3 दिन में एक्सपायर हो जाएंगे, मसाले जो है बहुत टाइम में बाद एक्सपायर होते हैं, तो वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके बाद है प्राइस फ्लक्चुएशन। आपको देखना है कि भाई मसालों का जो, जैसे मैंने रिसर्च इस पे करी है काली मिर्च पे, काली इलायची पे, बड़ी इलायची पे, तो उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन कितना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो ये भी हमें देखना है। इसके बाद आ गया स्टॉकिंग, हम उसको स्टॉक करेंगे। एक होता है कि स्टोरेज, एक है स्टॉकिंग। तो ये स्टॉकिंग जो हम स्टोरेज करके ठीक से होगा कि नहीं होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है जिससे प्रोडक्ट खराब ना हो। फिर है कलेक्शन, हम कलेक्शन कैसे करेंगे। अब कुछ लोग ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए भी ऐसे है कि वो कलेक्शन कैसे करेंगे। फिर उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, आपको अपने लेबल पे बना के बेचना है या वाइट लेबल करना है। वाइट लेबल का मतलब होता है आपने प्रोडक्ट किसी को दे दिया, वो अपने नाम से ABCD कंपनी के नाम से मार्केट करे। फिर उसके लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। फिर उसमें जो लेबर जितनी मिलेगी वो आ जाएगी। आपने उसका इंश्योरेंस करवाया कि नहीं करवाया, वो वाला फैक्टर आ जाएगा। कोई गवर्नमेंट स्कीम अवेलेबल थी कि नहीं थी, वो फैक्टर आ जाएगा। फिर मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी, सेल्स करनी पड़ेगी। सारे काम हम ही करेंगे तो सरकार क्या करेगी, बाकी लोग क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और फाइनली आपको निकालनी पड़ेगी कॉस्टिंग। ये सारी चीज, इतनी लंबी लिस्ट है सर, ये सब कुछ करने के बाद आपको कॉस्टिंग निकलेगी। इतनी लंबी लिस्ट के बाद आपको कॉस्टिंग मिलेगी। और उसके बाद कॉस्टिंग के बाद भी फिर आपको देखना पड़ेगा मार्केट में डिमांड कितनी है। ये भी रिसर्च, मार्केट की अगर डिमांड ज़्यादा है तो क्या आप उनको रेगुलर सप्लाई करोगे, वो रेगुलर सप्लाई कितनी कर पाओगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपने जिन लोगों को काम पे रखा वो छोड़ के चले जाएंगे, उसका भी उनको भी रिटेन करने का, आपको लेबर रिटेंशन बोलते हैं इसको, रिटेंशन का काम भी करना है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। जो भी साथी हैं जो मुझसे जुड़े हैं उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, पूरे जीवन भर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारी चीज़ें आप जो भी करें, लेकिन अगर कुछ ये चीज़ें आपके जीवन में नहीं है तो आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं। चीज़ क्लीनिनेस, साफ सुथरा रखना, खुद को भी रखना, अपने घर को भी, और जैसे हम बात करते हैं उत्तराखंड में गंदगी नहीं होने देंगे, उत्तराखंड में साफ सुथरा चाहिए, जिम्मेदारी हमारी है। जो भी साथी समझना चाहते हैं हर तरह से समझ गए होंगे, उत्तराखंड में गंदा नहीं चाहिए। तो एक तो साफ सफाई रहनी चाहिए, दूसरा टाइमलीनेस, हर चीज़ के अपने डिसिप्लिन है कि टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी है कि टाइम पर आप काम करें। जैसे मेरा 8 बजे का टाइम है, मैं लाइव आऊँगा तो मैं 8 बजे ही लाइव आया हूँ, मैं जनरली मिस करता नहीं। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपने बोला कि आज मुझे 6 बजे उठ के ये काम करना है, तो 6 बजे उठ के काम होना चाहिए, फिर उसमें इफ एंड बट नहीं चलेंगे। चौथा, क्वालिटी, हमारी खुद की अपनी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, हमारे बातों की क्वालिटी, बात करने का तरीका, प्रोडक्ट की क्वालिटी, हर चीज में क्वालिटी चाहिए। रेगुलरिटी, रेगुलर होना चाहिए हमें। रेगुलर का मतलब, जैसे मैंने बोला कि भैया प्रोडक्शन हो गया बड़ी इलायची का, क्या मैं रेगुलर दे पा रहा हूँ? 1000 किलो हर बार निकल रहा है, NSIC को हम दे रहे हैं, NSIC आराम से खरीद लेता है जो भी हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। क्या मैं रेगुलर हूँ? अब मैं थोड़ा पैसा है, मैं दारू पी के रात को बैठ गया, 1 महीने तक काम ही नहीं किया, भाई मेरे पास तो भाई 50,000 रुपये आ गया, अब मेरे 3-4 महीने की 6 महीने की दारू का काम हो गया, तो ऐसे नहीं चलेगा। रेगुलरिटी और उसके बाद पंचुअलिटी, पंचुअल भी होना बहुत जरूरी है। गुड बिहेवियर, हमारा बिहेवियर, चाहे मैं आपसे बात करूं, आप अपने खरीदारों से बात करो, या जो विक्रेता है उनसे बात करो, या अपने लेबर से बात करो, तो बिहेवियर बहुत अच्छा। वो सामने वाले की मानसिकता कैसी भी हो सकती है, हम किसी के लिए अगेंस्ट ना बोलें, किसी के बारे में ना बोलें, हमें पता है कि वो गलत बंदा है तो उसको अवॉइड कर दें, लेकिन अपना बिहेवियर किसी अन्य व्यक्ति की वजह से खराब ना करें। ये इस तरह का हमें अपना बिहेवियर रखना चाहिए, हमारा जो व्यक्तित्व है इस तरह से बनना चाहिए। कंपटीशन की नॉलेज होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी फैक्टर है कि आपने एक चीज जो 10 रुपए की बेच रहे हो, सामने वाला 9 रुपए की क्यों बेच रहा है, 8 रुपए की क्यों बेच रहा है, ये कंपटीशन है।
और इसीलिए इसी तरीके से हर जगह लाइफ में कंपटीशन है, जहाँ कंपटीशन नहीं होगा वहाँ पे अच्छी क्वालिटी, अच्छी सर्विसेज नहीं आ पाएंगी। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनी नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इतना सारा काम करना है तब जाके आप कुछ जो 5,000 की जगह 50,000 कमाने का सोच रहे हो ज़रूर कमा पाओगे। फिर उसके बाद है रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। हमें नई चीज़ें सीखने के लिए बिल्कुल आतुर रहना चाहिए। किसी ने एक नई टेक्निक इस्तेमाल करी, वो 10 किलो की जगह 15 किलो कर दिया उसने अपना उत्पादन, हमें पता होना चाहिए कंपटीशन का भी, और उस चीज़ को सीखने के लिए हमें हमेशा हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा सोचे नई चीज़ सीखनी है, नई चीज़ सीखनी है, नई चीज़ सीखनी है, नया करना है, ऐसा हमारे मन के अंदर होना चाहिए, तब जाके काम होगा। और ये सारी चीज़ें जब नॉलेज आपको हो जाएंगी तो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए, ये पहले भी और बाद में भी, कि आप कर पाओगे, हाँ मेरे अंदर ये करने की क्षमता है। जिस दिन आपने खुद से कॉन्फिडेंस खो दिया तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे। पहले अपने पे विश्वास हो कि हाँ ये चीज़ है, मैं कर सकता हूँ। मैं आज के टाइम पे मैं खुद बता रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि दुनिया में कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर पाऊंगा, बट रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर आज बोलेंगे कि दिनेश भाई तेरे को रॉकेट बनाना है, तो रॉकेट साइंस की अगर मुझे कोई पढ़ाई कराएगा, पूरा टाइम मिलेगा, ड्यूरेशन मिलेगी, तो हम वो भी कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस खुद पे सबको होना चाहिए। तो सभी साथियों जिन्होंने भी ये लाइव देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, वो प्लीज़ मुझे अपने मैसेज भेज सकते हैं आप लोग। मैं ज़रा देख रहा हूँ लोगों के मैसेज की किसने क्या क्या कार्य मैसेज डाले हैं। अमित राणा जी ने बोला है, सही कह रहे हैं आप, जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें किसी भी चीज़ की पूरी जानकारी। बिल्कुल भाई जी, हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, औरों के भरोसे हम नहीं रह सकते। समय ये नहीं है औरों के भरोसे रहने का। वन यू की टीम का काम ही है कि लोगों को जागरूक करना, और जितनी भी ज़्यादा नॉलेज हमें है उससे ज़्यादा देने का हम प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। पिछले 2 हफ्ते से मैंने बहुत मेहनत की, आपको दिख ही रहा होगा। बहुत शॉर्ट में आपको दिखाया, मैंने तो बहुत डिटेल में पढ़ा है, पर आप सभी लोगों को से भी निवेदन है कि प्लीज़ जो भी साथी पढ़ते हैं इन चीज़ों को जानकारी आगे किसी न किसी माध्यम से आगे पहुँचाएँ। जी सर, युवा एकता फाउंडेशन बनानी पड़ेगी हम लोगों को जी, खासकर वो लोग युवा जो जागरूक हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो जागरूक हैं उनको ज़रूर ये चीज़ में आगे आना पड़ेगा, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपने भाइयों का हाथ आगे खींचना पड़ेगा, उनको ऊपर उठाना पड़ेगा। और दीपक भट्ट जी कह रहे हैं हर सरकारी दफ्तर में घूस लोगों का भरा है। जी सर, सरकारी दफ्तरों की हालत पूरे इंडिया में एक जैसी है, पूरे वर्ल्ड में एक जैसी है। इस तरह की हमें दिक्कतें पता है, लेकिन इसका बदलाव का काम हमें ही शुरू करना है। हमने एक बार शुरुआत करी तो वो उसकी लहर सारी जगह जाएगी। आज ही एक मैसेज आया, बागेश्वर में 2 भाई हैं जिन्होंने अपने हेयर कटिंग सैलून का काम किया है। कितनी अच्छी बात है, स्वरोजगार किया है। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो 5,000 या 10,000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन अपने पर कॉन्फिडेंस सोचिए। वापस उत्तराखंड गए हैं और वहाँ पर उन्होंने सोचा कि यहीं काम करेंगे। हमें बहुत खुशी है, और ऐसे लोगों को हम सैल्यूट करते हैं। हमारी शुभकामनाएं ऐसे साथियों, ऐसे भाई लोगों के साथ है। और आप सभी साथी जो भी जिनके सवाल हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी साथियों का जिन्होंने मुझे सुना। और प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक जाती रहे। मैं अगली बार फिर आऊँगा। हमारी कोशिश है, वन यू की टीम की पूरी कोशिश है कि मैं हर संडे रात 8 बजे अपने इस पेज से लाइव आऊँ। अजय बिष्ट जी या दीपक भट्ट जी या हमारे बहुत सारे साथी हैं, जो भी शंकर जी हो गए, जसपाल जी हो गए, कोई ना कोई हमारे वन यू के ग्रुप से लाइव आएगा हर शनिवार। वो हमने मैसेज भेजा है रात 9 बजे। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि हमसे जुड़े। जो भी साथी उत्तराखंड में बदलाव लाना चाहता है, क्योंकि जिम्मेदारी तो हमने, वन यू की टीम ने जिम्मेदारी उठा रखी है, बदलाव तो लेके आएंगे जैसा भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है जागरूकता। आज के टाइम पर हम जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। पहाड़ी पुत्र रावत जी कह रहे हैं नीति निर्धारण सही होना चाहिए। बिल्कुल भाई जी, मैं 100% एग्री करता हूँ। नीति निर्धारण तभी सही होगा जब लोग जागरूक होंगे। जब लोगों को पता ही नहीं है कि नीतियाँ कौन बना रहा है, कैसे बन रही है, तो काम नहीं चलेगा। हम जागरूक होंगे। हमने वन यू की टीम ने एक टेलीग्राम का, मैं आपको सबको बताना चाहूँगा, टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया है जिसके अंदर 2 लाख लोग जुड़ सकते हैं। 700 से ऊपर लोग उसमें जुड़ चुके हैं। और आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप प्लीज़ वहाँ जुड़िए। बहुत ही अच्छे लोग उस ग्रुप के अंदर हैं। बहुत अच्छे तरीके से वो लोग अपनी बात रखते हैं, एजुकेशन पे बात करते हैं, खेती पे बात करते हैं, स्वरोजगार पे बात करते हैं, लोगों को हेल्प करने की बात करते हैं। और उस पर हम एक टीम भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे करके टीम बन जाए तो काम हो जाएगा। डेयरी फार्म के बारे में मैं जानकारी देना सर, मैं अभी तो जो मैंने जानकारी दी थी, मैं ये बता रहा था किस तरीके से रिसर्च होती है, किस तरीके से हम 5,000 की जगह 50,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। हमें कहाँ कहाँ देखना है, हमें किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना। वो बोलेगा 10 लाख का लोन दिलवाऊंगा, 1 लाख खुद मांग लेगा। इन चीज़ों से हट के हम बिल्कुल सही तरीके से जानकारी, अधिकारी जो हैं सारे घूसखोर नहीं हैं,
और जब उनको पता चलेगा ये लोग जागरूक हैं तो आपसे घूस मांगने में कोई भी डरेगा। तो प्लीज़ आप अपना साथ हमें देते रहिए, वन की टीम के साथ जुड़े रहिए। टेलीग्राम पे आप सभी साथियों से निवेदन है कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड किए जरूर करें, और एक ऐसी क्रांति जो वैचारिक क्रांति है, जो जानकारी की क्रांति है, जो जागरूकता की क्रांति है, इसको आगे बढ़ाने में आप सभी साथी लोग सहयोग करें। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय हिंद।